एक नाम जो कभी मुंबई के हर बंदरगाह पर गूंजता था। एक ऐसा डॉन जो सूट बूट पहनता था, सफेद मर्सिडीज में चलता था, उंगलियों के बीच में 555 सिगरेट, हीरो के माफिक, खुद की एक अलग अंदाज में उठना बैठना चलना, और जिसे सरेआम पुलिस वाले सलाम ठोका करते थे। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक उसके घर पर आया जाया करते थे। अलग अलग पार्टी के बड़े से बड़े नेता भी उसके साथ मंच साझा करने में गौरवान्वित महसूस करता था। एक ऐसा माफिया जो अपने स्टाइल और उसूलों के लिए जाना गया। वो तस्कर था मगर कातिल नहीं। वो अंडरवर्ल्ड डॉन था मगर लोगों का मसीहा भी। ऐसा डॉन जिसने कभी भी बंदूक नहीं चलाई मगर पूरी अंडरवर्ल्ड उसके इशारों पे चलती थी। ये कहानी है एक गरीब लड़के की जो मुंबई दो वक्त की रोटी कमाने आया था, लेकिन अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन जाता है। हाजी मस्तान मिर्जा, मुंबई का पहला सुपरस्टार गैंगस्टर, जिसे आज भी कुछ लोग बॉम्बे का रॉबिन हुड और मुंबई का पहला डॉन कहते हैं। हाजी मस्तान मिर्जा, जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को न सिर्फ आकार दिया बल्कि उसे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में बांटने वाला पहला इंसान बनता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रहस्यमयी सफर पर, एक सफेद पोश डॉन की कहानी जिसने राजनीति, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड को जोड़ के रखा था। ये कहानी है एक ऐसे डॉन की जिसने जुर्म को शान बना दिया और फिर राजनीति और समाज सेवा में पवित्रता तलाशने निकला। लेकिन क्या बॉम्बे का रॉबिन हुड दिल का वाकई में साफ था, या फिर ये सब कुछ एक सोची समझी छवि सुधारने के लिए साजिश का हिस्सा? दोस्तों, एक नए चैनल की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप साथ चलें तो ये सफर यादगार जरूर बन सकता है। क्राइम थ्रिलर्स ऑफिशियल भी एक नया चैनल है, लेकिन हमारे इरादे बुलंद है। अगर आपको सच्ची क्राइम स्टोरीज और क्राइम थ्रिलर्स में इंटरेस्ट है तो अभी सब्सक्राइब करें। आपका सिर्फ एक क्लिक, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन हमारे जुनून को नई उड़ान दे सकता है। चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर हम रूबरू होते हैं सच्ची लेकिन डरावनी हकीकत के साथ। 1 मार्च 1926 तमिलनाडु के रमनाथपुरम जिले के छोटे से गांव पनाईकुलम में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है मस्तान हैदर मिर्जा। साल 1934 एक 8 साल का तमिल मुस्लिम बच्चा अपने पिता के साथ रोजी रोटी की तलाश में मुंबई आ जाता है। उसकी शुरुआत एक साइकिल रिपेयरिंग के काम से होती है। गरीबी उसे जल्द ही बेहद जिम्मेदार और काफी समझदार बना देती है। कफ परेड की गंदी बस्तियों में उसके दिन गुजरे, दिन में काम, रात में फुटपाथ। कभी क्रॉफर्ड मार्केट में वो मदद करता तो कभी मुंबई के डॉकयार्ड में वो बोरियां उठाता था। पर उसकी नजरें हमेशा ऊंचाइयों पर थी। उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटियां नहीं चाहिए थी, बल्कि उसे तलाश थी इज्जत और हुकूमत की। डॉक पर काम करते हुए मस्तान हैदर मिर्जा की मुलाकात होती है एक बुजुर्ग अरब आदमी गालिब शेख से, जो कि सोने की तस्करी करता था और जिसे तलाश एक कुरियर बॉय की थी। दुबला पतला और मासूम सा दिखने वाला मस्तान मिर्जा इस काम के लिए परफेक्ट था। लेकिन इसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट भी होता है जिससे कि मस्तान हैदर मिर्जा की पूरी जिंदगी का रुख ही बदल जाता है। एक बार गालिब शेख मस्तान को सोने के बिस्किट से भरी एक संदूक देता है कि तभी पुलिस आ जाती है और गालिब शेख को पकड़ लिया जाता है, लेकिन मस्तान बच निकलता है। तकरीबन 2-3 साल बाद गालिब शेख जब छूटता है तो वो सीधे मस्तान से संपर्क करता है और मस्तान उसको अपनी झोपड़ी में ले जाता है, जहां पर मलिन कपड़ों में बड़ी हिफाजत से संभाली हुई संदूक वो गालिब शेख को वापस कर देता है। संदूक की कीमत लाखों में थी, पर एक भी बिस्किट वहां से गायब नहीं था। मस्तान की इस कट्टर ईमानदारी और उसूलों की अहमियत को देखकर गालिब शेख दंग रह जाता है और कुरियर बॉय से उसे अपना पार्टनर बना लेता है। यहीं से शुरू होती है मस्तान हैदर मिर्जा की तस्करी की दुनिया में एक धमाकेदार एंट्री। 1940 के ब्रिटिश इंडिया में भारत में
सोने और विदेशी वस्तुओं पे भारी टैक्स लगता था। इस वजह से कई लोग तस्करी कर इन सामानों को मंगाया करते थे। मस्तान ने देखा कि अरब से आने वाले जहाजों में सोना, रेडियो, घड़ियां और शराबें भारी मात्रा में मंगाई जाती हैं। डॉक पर काम करते करते मस्तान ये समझ गया था कि सिस्टम को समझो, अफसरों को खरीदो और माल को अंदर करो। और धीरे धीरे वो बनता है एक स्मगलिंग ऑपरेटर। मस्तान द्वारा शुक्र नारायण बखिया के साथ मिलकर तस्करी का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया जाता है। बखिया संभालता है दमन का कारोबार और वही मस्तान के हिस्से में आता है मुंबई का बंदरगाह। और जल्द ही मस्तान मुंबई में तस्करी का बन जाता है बेताज बादशाह। माना जाता है कि 1960 से 1975 के बीच हाजी मस्तान के स्मगलिंग करियर का पीक था। मुंबई का पूरा स्मगलिंग नेटवर्क उसके हाथ में था। विदेशी सामान, इलेक्ट्रॉनिक, शराबें, घड़ियां, सब कुछ बिना मस्तान की मर्जी के मुंबई में दाखिल नहीं हो सकती थी। अपनी मेहनत, समझदारी और चालाकी के बल पर मस्तान ने वो कर दिखाया जो कभी उसका बचपन का सपना हुआ करता था। परेड रोड पर समुंदर के किनारे एक आलीशान बंगला वो खरीदता है, लेकिन फिर भी जीवन भर अपने बंगले के छत पर बना एक छोटे से कमरे में वो रहता है। शायद उसका अतीत कभी भी उसके जहन से निकल नहीं पाया। अब वो सिर्फ एक डॉन नहीं बल्कि एक फैशन आइकन बन गया था। उसकी सफेद पोशाक, सफेद मर्सिडीज, हाथों में 555 सिगरेट, उसका उठना बैठना चलना बोलना सब कुछ का अंदाज उसे एक स्टाइल आइकन बना देता है। 60 और 70 के दशक में मुंबई का अंडरवर्ल्ड 3 हिस्सों में बटा हुआ था। हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन, मुदलियार। मस्तान का अंडरवर्ल्ड चलाने का स्टाइल और सिस्टम को लेकर उसकी समझ बाकियों से उसे बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। वो एक नया तरीका अपनाता है डिप्लोमेसी का। गैंगस्टर के बीच झगड़ा न हो, इलाकों को लेकर खून खराबा न हो, इसके लिए एक अघोषित संधि कर दी जाती है, इलाके बांट दिए जाते हैं। और मस्तान वरदराजन और करीम लाला से दोस्ती भी कर लेता है। पूरे मुंबई का अंडरवर्ल्ड एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की शक्ल लेता है। ये सब कुछ होता है मस्तान हैदर मिर्जा के दिमाग से। ऐसा भी माना जाता है कि दाऊद, छोटा शकील, अरुण गवली जैसे गैंगस्टर अपने शुरुआती दिनों में तस्करी के दांव पे सीखने के लिए कहीं न कहीं मस्तान हैदर मिर्जा से प्रभावित हुए थे। मस्तान हमेशा हथियार या नशे से दूर रहने की सलाह देता था। न बंदूक, न खून, न ड्रग्स। उसका उसूल था कि इंसानों का खून बहाना गुनाह है। जब गैंग वार्स होते थे तो मस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। फिर आता है देश में इमरजेंसी का दौर। साल था 1975 और कोफे पोसा एक्ट के तहत मस्तान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 18 महीने की गिरफ्तारी में मस्तान की मुलाकात जेल के अंदर होती है जयप्रकाश नारायण से। और वहीं पर वो उनकी विचारधारा से बेहद प्रभावित होता है। जेल से निकलने के बाद वो हज पर जाता है और तब से मस्तान हैदर मिर्जा बन जाता है हाजी मस्तान। इसके बाद हाजी मस्तान समाज सेवा में जुट जाता है। डोंगरी, भिंडी बाजार, नागपाड़ा आदि कई इलाकों में मुस्लिम युवाओं के लिए कई सामाजिक कार्य करता है। डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट के साथ मिलकर ड्रग के खिलाफ मुहिम में शामिल होता है। जेल से निकलने के बाद हाजी मस्तान फिल्म फाइनेंसिंग में भी हाथ आजमाता है। राज कपूर, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, फिरोज खान, अमिताभ बच्चन आदि सुपरस्टार उसके घर आया जाया करते थे। उसने न सिर्फ फिल्में प्रोड्यूस की बल्कि मुंबई के रियल एस्टेट और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी निवेश किया। हाजी मस्तान मधुबाला का बहुत बड़ा दीवाना था और उनसे शादी करना चाहता था। जब हाजी मस्तान के इस एक तरफा प्यार में सफलता नहीं मिलती है तब वो शादी करता है कम चर्चित और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस सोना के साथ, क्योंकि ऐसा मानना था कि सोना हूबहू मधुबाला जैसी दिखती हैं। इस दौर में अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड और नजदीक आ जाते हैं। 1985 में हाजी मस्तान द्वारा एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है, दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ।
जिसे बाद में भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ नाम दे दिया जाता है। उसका सपना था दलितों और मुस्लिमों को एकजुट करना। हालांकि मस्तान की पार्टी कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसकी पॉलिटिकल पार्टी बनाना, ये सब कुछ एक कोशिश जरूर थी उसकी खुद की इमेज को रिफॉर्म करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान के संपर्क में पहली बार तब आया जब दाऊद के गिरोह और मस्तान के गिरोह के सदस्यों के बीच झगड़ा होता है। ऐसा भी माना जाता है कि शुरुआत में दाऊद इब्राहिम और हाजी मस्तान के बीच में मतभेद थे, लेकिन दोनों माफिया सरगनाओं ने एक दूसरे पठान गिरोह से निपटने के लिए हाथ मिलाया। इमरजेंसी के दौरान जब हाजी मस्तान जेल में था, तब दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान के स्मगलिंग नेटवर्क की कमान अपने हाथों में ले लेता है। दाऊद ने तस्करी को गैंगस्टरवाद से जोड़ दिया। अब अंडरवर्ल्ड में मारामारी, एक्सटॉर्शन और टेररिज्म का दौर शुरू हुआ। अब सिर्फ सोना नहीं, बल्कि गोलियां, खून और खौफ भी बिकता था। हाजी मस्तान की शांति की राजनीति अब इस नए दौर में काम नहीं आती। उसके पुराने आदमी दाऊद इब्राहिम के गैंग को ज्वाइन कर लेते हैं। हाजी मस्तान का अंडरवर्ल्ड नेटवर्क धीमे धीमे टूटने लगता है। पर क्या हाजी मस्तान को दाऊद इब्राहिम की नीयत का अंदाजा था? 1993 के बम धमाके, जिसमें 13 बम धमाकों की एक पूरी श्रृंखला होती है, जिसमें ऑफिशियली कम से कम 317 लोग मारे गए, और इन सबके पीछे नाम आता है दाऊद इब्राहिम का। लेकिन उस वक्त हाजी मस्तान समाज सेवा और राजनीति में पूरी तरीके से डूबा हुआ। क्या हाजी मस्तान ने दाऊद इब्राहिम के 1993 बम धमाकों की साजिशों को नजरअंदाज किया था, या फिर खुद हाजी मस्तान किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा था? ये राज आज तक दबा हुआ है। 1993 मुंबई धमाकों में हाजी मस्तान की भूमिका स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर माना जाता है कि हाजी मस्तान उस सोच से सहमत कभी नहीं थे। हाजी मस्तान को धारावी और भिंडी बाजार जैसे गरीब इलाके के लोग मसीहा मानते थे। गरीबों की मदद करना, ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाना, ये सब कुछ हाजी मस्तान की जिंदगी के एक दूसरे पक्ष को दर्शाता है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हाजी मस्तान ने खूब दान किए, गरीबों के लिए घर बनवाया, बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। शायद वो खुद से मुंबई माफिया का टैग मिटाना चाहता था और एक इज्जतदार आदमी के रूप में खुद को याद रखवाना चाहता था। 9 मई 1994, 68 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में हाजी मस्तान की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। मरते वक्त उसने अपनी पहली पत्नी शाहजहां बेगम और बच्चों नासिर, नादिर, अख्तर और बेटी शमशाद के साथ अपने आखिरी वक्त गुजारे। उसने एक हिंदू लड़के सुंदर शेखर को भी गोद लिया था। मौत के बाद भी हाजी मस्तान का नाम मुंबई के गलियों में इज्जत और खौफ दोनों से लिया जाता है। उसे मुंबई का रॉबिन हुड कहा गया, एक ऐसा गैंगस्टर जो कभी कातिल नहीं बना, एक ऐसा डॉन जो लोगों का दर्द समझता था, एक ऐसा डॉन जो सफेद कपड़े पहनता था, खुद का रंग काला लेकिन दिल उजला रखता था। सिनेमा, समाज और सत्ता, तीनों पर उसकी बराबर पकड़ थी। एक तरफ वो तस्कर था, माफिया था, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के लिए दाता, फिल्मी सितारों के लिए साथी और गैंग वॉर में शांति का राजदूत था। कुछ लोग उसे रॉबिन हुड कहते हैं, कुछ गैंगस्टर और कुछ राजनीतिक सुधारक। पर सच ये है कि हाजी मस्तान मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो अध्याय है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। सवाल ये है कि हाजी मस्तान एक बड़ा माफिया था या एक बड़ा मसीहा, एक बड़ा बिजनेसमैन था या फिर अपराध का एक बड़ा सौदागर। पर शायद सबसे अजीब सच ये है कि वो सब कुछ था और सब कुछ एक साथ ही था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का आर्किटेक्ट था। वो एक स्टाइलिश, सोशल और राजनीतिक सोच वाला व्यक्ति भी था। हाजी मस्तान से प्रेरणा लेकर बॉलीवुड ने दीवार, वांटेड, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई जैसी न जाने कितने फिल्में बनाई, लेकिन हकीकत फिल्मों से कहीं गहरी हुआ करती है। दीवार पिक्चर का वो सीन जहां पर अमिताभ बच्चन गुंडों को हफ्ता देने से मना कर देता है और वो आइकॉनिक डायलॉग
कि तुम मुझे सब जगह ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। दरअसल ये सब कुछ हाजी मस्तान ने असल जिंदगी में जी रखा था। जब वो डॉक पर मजदूरी किया करता था और वहां हफ्ता वसूली करने गुंडे आते थे, तो खुद के और दूसरे मजदूरों के लिए वो अकेले ही गुंडों से लड़ पड़ा था। और बाद में इस सीन को दीवार मूवी में हूबहू उकेर दिया गया। हाजी मस्तान एक तरफ रॉबिन हुड, दूसरी तरफ क्राइम लॉर्ड। उसकी जिंदगी स्याह और सफेद के बीच एक बारीक लकीर में बटी हुई थी। क्या हाजी मस्तान जैसा किरदार मुंबई शहर ने दोबारा कभी देखा? शायद देखेगा भी नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप हाजी मस्तान को एक हीरो या फिर एक विलन की तरह देखते हैं। और ऐसी ही सच्ची क्राइम थ्रिलर्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम रूबरू होते हैं सच्ची लेकिन डरावनी हकीकत के साथ। शुक्रिया।